This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. तो वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं और अभी भी बजट चल रहा है और कई क्षेत्रों में क्या क्या बेहतर काम किए सरकार ने उसके बारे में बताया गया और 2047 तक की जो रूपरेखा है इस बजट के माध्यम से वो बताई जा रही है और साथ ही क्या 2022 और 23 में किस तरह से सरकार किस किस सेक्टर में क्या क्या कुछ देने वाली है। वित्त मंत्री सीतारमण बता रही है, उनका कहना है कि जो विकास दर है वो 9.2% रहने की यहां पर संभावना जताई गई है। तो 2047 की रूपरेखा इस बजट में पेश की गई है। नई मेट्रो के लिए इनोवेटिव फंडिंग लाएंगे ये कहना है और साथ ही जो रसायन मुक्त खेती उस पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार चला, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए 2,07 करोड़ के आसपास यहां पर एमएसपी के तहत उनको बांटे जाएंगे। एमएसपी के तहत उनका यहां पर प्रावधान रखा गया उनके देने के लिए। तो ऐसे तमाम तरह की बातें यहां पर हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे और अभी लगातार वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2022 से 23 के बीच में क्या क्या सरकार की योजनाएं होंगी, किस तरह से भारत की जो ग्रोथ पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण उसका असर पड़ा है, कैसे इस ग्रोथ को और बेहतर किया जाएगा। अगर हम जो मुख्य मुद्दे उसकी बात करें तो क्या कुछ है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। अगर जितना बेहतर हम कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे उतना हमारा देश तरक्की करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर यहां पर फोकस कर रही है। इस यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा कि किस तरह से हम बेहतर हमारे देश में खेती कर सकते हैं, कम जगह में, कम पानी में, और रसायन मुक्त खेती यहां पर किस तरह से हो सकती है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा किस तरह से दिया जा सकता है। इस बजट में इसका फोकस किया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर तो वहां पर एक पर्वतमाला रोपवे वहां पर चलाए जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर आने जाने के लिए, आवागमन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। इसी को देखते हुए इसलिए वहां पर पर्वतमाला रोपवे वहां पर चलाए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं पहले आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ राजावत, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ में रहेंगे अनुपम अग्रवाल जो कि मार्केट एक्सपर्ट है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, अभी बजट पेश कर ही रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बहुत सारी घोषणाएं कर चुकी हैं और बहुत सारा जो प्लान है वो बता चुके हैं कि आखिर जो बजट में क्या कुछ होने वाला। और खास बात ये बजट जो 2022-23 का तो है, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है उसकी जो रूपरेखा 2047 तक के लिए बनाई गई है। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग और जियोपॉलिटिकल प्लानिंग जो होती है किसी देश की भी, वो लॉन्ग टर्म प्लान से चलती है और चलना भी चाहिए। आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, आप चाइना को देखिए, जो भी सक्षम राष्ट्र हैं जो आगे का सोच के चलते हैं वो कम से कम 25-30 साल आगे की प्लानिंग रखते हैं। तो उसी मद्देनजर यह बजट भी है। और अभी तो फाइन प्रिंट और आ जाएगी तो मैं डिटेल में भी मैं आपके साथ बैठूंगा इस पर। लेकिन जो मुझे दिखा है इसके 2-3 मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पिलर्स हैं। सबसे पहला जो पिलर है, जो एक हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करूंगा मैं, कि किसी का पेट भरना है तो 2 तरीके हैं, या तो उसको मछली पकड़ के खिला दो या उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो इस पर दोनों चीजें की जा रही हैं, मछली पकड़ के भी दी जा रही है और मछली पकड़ना भी सिखाया जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? जिस प्रकार से ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, तो ये सरकार के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के मद्देनजर पैसा पंप करने का जरिया होता है और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, कोर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जो सब्सिडरीज होती है वहां पर भी रोजगार में वृद्धि आती है। इसी के साथ साथ एमएसएमई को जिस प्रकार से इमरजेंसी लोन्स और बजट में एलोकेशन किए गए हैं, क्योंकि एमएसएमई जो होता है वो देश का 90% जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट होता है एमएसएमई के माध्यम से आता है। तो एमएसएमई को बूस्ट करना मतलब उस 90% का जो आंकड़ा है उसको टच करना। और हमको
ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का 50% या 60% से ज्यादा एमएसएमई अर्बन सेक्टर में नहीं है, रूरल सेक्टर में है, तो उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी ग्रोथ मिलती है। फिर दूसरा जो है, मैंने आपको कहा कि एक है मछली पकड़ना सिखाना, तो ये तो मछली पकड़ के दी जा रही थी, लेकिन मछली पकड़ना सिखाना कैसे है, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट देने की बात हो या फिर ये भी करना हो कि जो हम एग्रीकल्चरल प्रोक्यूरमेंट पे इंक्रीज करना, एमएसपी को विस्तार देना और ई मंडीज को विस्तार देना, ये सब उसको उसमें एक नेट को बढ़ाना है ताकि लोग खुद आगे बढ़ सके और अपना काम कर सके। इसी के साथ अगर 400 नई ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और एक यूनिवर्सलाइजेशन हम मेट्रो सिस्टम का करते हैं, तो इससे ट्रेड को भी और ऑटोमेशन को और पब्लिक और गुड्स के मूवमेंट को एक विस्तार मिलता है, जिससे इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्टअप मिलता है। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत अच्छी चीज उसमें कही है, जिसके विषय में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि इस फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल रुपया आ जाएगा। अब ये डिजिटल रुपया हम जो लेकर आ रहे हैं, ये डिजिटल डॉलर के पहले हम कर दिए हैं, क्योंकि वहां तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखिए फेडेक्स का, तो फेडेक्स तो अभी उसके ऊपर केवल अपना श्वेत पत्र रख रही है। हमसे आगे एक ही कंट्री चल रहा है, वो चाइना है, जिसने डिजिटल युआन कर दिया है। मतलब हमने इस मामले में वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और हम चाइना के एक्ट पार आके खड़े हुए, क्योंकि फ्यूचर है ना जो भाई साहब, वो डिजिटल का ही है। और मैं एक डाटा आज सुबह ही देख रहा था, उसमें जो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन हुए हैं, टोटल ट्रांजैक्शन का 40% वाया यूपीआई हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में विस्तार हुआ है। तो ये जो बजट है, ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर है। फिर ईज ऑफ बिजनेस के लिए जो निर्मला जी ने गुलरीत जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम कंटिन्यू चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ अनुपम अग्रवाल है जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, वो जुड़े हुए हैं। पहले हम इनसे चर्चा कर लेते, फिर गुलरीत जी आपके पास भी वापस आएंगे दोबारा, क्योंकि अभी चर्चा तो हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। अनुपम अग्रवाल जी, अभी तो बजट पेश हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घोषणा हो चुकी हैं जो 2022 और 23 के बजट में सरकार की तरफ से उसमें प्रावधान किए गए। आपका पहला रिएक्शन क्या है जो अभी तक घोषणाएं की गई इसके ऊपर? देखिए, अभी तक जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी घोषणा है। हर देश का नागरिक यही चाहता है कि ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसी चीजें मिले, ऐसे काम हो जिससे नीचे तक के व्यक्तियों को लाभ मिले, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे वो रेलवे की सेवा हो, चाहे वो हवाई सेवा हो। हर व्यक्ति को नीचे तक अगर लाभ मिलेगा तो ही इस बजट का सबसे बड़ा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। जैसे हमारे साथी भाई साहब ने बताया, निश्चित रूप से यूपीआई में आज व्यापारी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 50% से अधिक ट्रांजैक्शन इसमें हो रहे हैं। और ऑनलाइन सुविधाएं अगर व्यापारियों को मिलती हैं और सारी सुविधाएं बिल्कुल व्यवस्थित मिलती है, निश्चित रूप से व्यापारियों को भी लाभ होगा, उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। लेकिन व्यापारी वर्ग जो सीधा सा जुड़ा हुआ आज जिस चीजों की परेशानी जो जीएसटी के माध्यम से झेल रहा है, टैक्स की विसंगतियों के माध्यम से झेल रहा है, अभी वित्त मंत्री जी बताएंगी। हम लोग कंटिन्यू नजर रखे हुए हैं कि सीधा असर जो है उपभोक्ता और व्यापारियों पे क्या आ सकता है, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन अभी तक जो उन्होंने चीजें बताई हैं, निश्चित रूप से इसमें देश के, प्रदेश के और शहर के विकास में योगदान मिलेगा। जी, अनुपम जी ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो बजट पेश हो ही रहा है, लेकिन और क्या कुछ इसमें होना चाहिए? हालांकि कुछ देर में समझ में आ जाएगा कि वित्त मंत्री जो सीतारमण है और क्या कुछ उनके पिटारे में है इस आम बजट में। लेकिन जो व्यापारियों की बात करें, किसानों को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि 2,07,000 करोड़ है उसको एमएसपी के तहत किसानों को दिया जाएगा। और जो बाकी हम प्रावधानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, खासकर जीएसटी को लेकर थोड़ी गफलत अभी भी है। कई साल हो गए जीएसटी के आए हुए, तो इन चीजों को लेकर जो सुविधाएं हैं, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी क्या ठीक किया जाना चाहिए, ताकि कि जो परमिशन होती है व्यापारियों को लेकर या जो बाकी तमाम तरह की जो परेशानी होती है, क्योंकि देखिए अगर व्यापार देश का बढ़ेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो क्या जो फोकस होता है व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट को बेहतर तरीके से आप समझते हैं, तो व्यापारियों को लेकर अगर मैं खास बातचीत करूं तो उनके लिए क्या कुछ और यहां पर होना चाहिए जो अभी तक घोषणाएं नहीं देखने को मिली है, जो अभी तक बजट पेश किया जा रहा है? देखिए, हम हमेशा लगातार मांग करते रहे, जब से जीएसटी आया है उनका एक देश एक कर, उसमें ही विसंगतियां हैं। आप 5, 18, 23, 36, 42 कई प्रकार के आपने टैक्स लगा दिए। रिटर्न में इतनी आवश्यक सुविधा है कि बता नहीं सकते। जितने साल हो गए उसके कई गुना, कई बार उसमें संशोधन किया गया है।
व्यापारी को समझ में नहीं आता कि लिखा पढ़ी करे कि व्यापार करे या रिटर्न भरे। पहले हम लोग बही खाते के माध्यम से व्यापार करते थे, लिखा पढ़ी करते थे, रिटर्न देते थे, एक पेज पे रिटर्न हो जाती थी। आज आपको महीने में 3 बार रिटर्न दाखिल करना है, उसको देखना है। आपने उसकी भी जिम्मेदारी बना दी कि जिसको आपने माल भेजा उसने रिटर्न दाखिल की कि नहीं की। अरे साहब, हम सबकी रिटर्न कर दाखिल करना देखेंगे तो हम लोग व्यापार कब करेंगे? इतने जटिलपूर्ण रवैये जीएसटी के बाद बना दिए कि आज हर वर्ग का व्यापारी उद्योगपति बहुत परेशान है। इसी बात को लेकर हमने मांग भी की थी, पत्र भी लिखा था कि आप बिल्कुल एक करें। आज आपने टैक्सेशन के बहुत सारे नियम बना दिए, लाइसेंस प्रणाली के बना दिए। जब आप जीएसटी लेके आए थे आपने कहा कुल 1 लाइसेंस रहेगा। आज पूरे प्रदेश का व्यापारी 32 लाइसेंस लेके व्यापार कर रहा है। उसके साथ बहुत मुश्किलें हैं। जब आपने एक टैक्स की नीति बनाई, 1 लाइसेंस रखिए, जीएसटी की नीति बनाई, 1 रिटर्न रखिए। अब महीने में 4 रिटर्न बार दाखिल करेंगे, साल में 64 बार करेंगे, तो कहां तक हिसाब रख पाएंगे? ये बहुत परेशानी का विषय है। जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। तो देखना होगा कि अभी जब बजट पूरा कंप्लीट पेश हो जाएगा, पूरा पेश कर दिया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से, तो ये जो जीएसटी को लेकर जो गफलत है, क्या इसमें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जो समस्या व्यापारी को होती है? क्या इस समस्या का निराकरण इस बजट में मिलता है? ये देखना होगा। गुलरेज जी, बीजेपी की तरफ से ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हर घर नल योजना की बात करें, तो इस बजट में अभी तक जो घोषणाएं हुई है, काफी अच्छी यहां पर घोषणाएं मैं कहूंगा इनको लेकर की गई कि 80 लाख गरीबों के लिए नए मकान बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बिल्कुल, और उसी प्रकार जल शक्ति मंत्रालय जो टैप टू वाटर हर घर नल की योजना है उसमें भी विस्तार कर रहा है। अभी लगभग 5.5 करोड़ घरों में तो टैप पहुंच चुका है। इसमें और 6 करोड़ से ज्यादा का शायद विस्तार इस प्रोविजन में है। उसी प्रकार हमने जिस प्रकार से घरों का कंस्ट्रक्शन देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस बार 80 लाख और नए घर का प्रोविजन है। साथ ही साथ देखिए, अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे तो वित्त मंत्री महोदया ने एक चीज कही थी कि कॉम्प्लायंसेस जो है उनको हम कम करेंगे। तो कॉम्प्लायंसेस सभी चीजों में होते हैं और जब कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं तो दैट लीड्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हालांकि जीएसटी का विषय ऐसा है कि जीएसटी में जो कुछ भी होता है वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होता है, तो ये प्लेटफॉर्म उस पर बात करने का है नहीं वित्त मंत्री महोदया का। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही, मुझे उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई कि हम ईज ऑफ बिजनेस के लिए, उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस शब्द यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉम्प्लायंसेस विल बी रिड्यूस। इसका मतलब ये है कि चीजों को सहूलियत मिलेगी। और आगे देखते हैं अभी इनकम टैक्स का क्या आता है, और भी बहुत सारी चीजें आनी है। पिटारे के अंदर से टका निकलता है, बहुत कुछ निकलना है, लेकिन कुल मिला के मोटी जो चीज दिख रही है मुझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैनी नजर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इवन रेलवे जो कि इवन फार्म्स तक भी सपोर्ट दे सके फार्मिंग कम्युनिटी को, उसके ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती और एजुकेशन में बच्चों की 2 लाख आंगनबाड़ियों को समर्थ आंगनबाड़ी बनाना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसमें कंप्यूटर का प्रोविजन होना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का प्रोविजन होना, उसमें अच्छी लाइटनिंग होना, उसके अंदर बच्चों के लिए खिलौने होना, जो भी चीजें होती हैं। तो 2 लाख समर्थ आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट, मतलब छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए काफी सुविधाजनक है। एक बात उन्होंने और कही थी कि 12 से लेकर 200 नए एजुकेशनल चैनल्स खोले जाएंगे इंक्लूडिंग इन द लोकल लैंग्वेजेस। तो ये जो दूरगामी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र हुआ, या उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूँ बस्तर का क्षेत्र हुआ, जहाँ बहुत सारे रीजंस की वजह से कनेक्टिविटी इश्यूज भी होते हैं, तो वहां पर भी जो बच्चों को कोविड में लॉस हुआ है एजुकेशन का, उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी ओपनिंग होनी है, तो वो एक अच्छी पहल मुझे दिख रही है क्योंकि थिंग्स आर गोइंग डिजिटल एनीवे। फिर स्किल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के साथ री स्किलिंग, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। मुझे लेट मी सी द फाइन प्रिंट, क्योंकि उसकी वो जॉब मोटिवेशन होता है। फिर उन्होंने एक बात वो कही थी कि पोर्टल्स का इंटीग्रेशन फॉर एमएसएमई, जिससे